युग का भ्रम, नागरिक समाज और इतिहास की अवधारणा। सभी पिछले ऐतिहासिक चरणों में मौजूदा उत्पादक शक्तियों द्वारा निर्धारित और बदले में इन्हें निर्धारित करने वाला संबंध का रूप नागरिक समाज है। जैसा कि हमने ऊपर कहा है, उत्तरार्ध का आधार और आधार सरल परिवार और कई तथाकथित जनजाति हैं। इस समाज के अधिक सटीक निर्धारकों को हमारी उपरोक्त टिप्पणियों में गिनाया गया है। यहाँ हम पहले ही देख चुके हैं कि यह नागरिक समाज ही सभी इतिहास का सच्चा स्रोत और रंगमंच है, और इतिहास की अब तक की अवधारणा कितनी बेतुकी है, जो वास्तविक संबंधों की उपेक्षा करती है और खुद को राजकुमारों और राज्यों के उच्च ध्वनि वाले नाटकों तक सीमित रखती है। नागरिक समाज उत्पादक शक्तियों के विकास के एक निश्चित चरण के भीतर व्यक्तियों के संपूर्ण भौतिक अंतर्संबंध को समाहित करता है। ये किसी निश्चित चरण के संपूर्ण वाणिज्यिक और औद्योगिक जीवन को समाहित करता है, और जहां तक ये राज्य और राष्ट्र से परे है, हालांकि दूसरी ओर इसे अपने विदेशी संबंधों में राष्ट्रीयता के रूप में खुद को मुखर करना चाहिए और आंतरिक रूप से खुद को राज्य के रूप में संगठित करना चाहिए। नागरिक समाज बुर्जलीचे गैसलशाफ्ट शब्द 18वीं शताब्दी में उभरा, जब संपत्ति के रिश्ते पहले ही प्राचीन और मध्ययुगीन सांप्रदायिक समाज से अलग हो चुके थे। नागरिक समाज इस तरह से केवल पूंजीपति वर्ग के साथ विकसित होता है, उत्पादन और वाणिज्य से सीधे विकसित होने वाला सामाजिक संगठन, जो सभी युगों में राज्य और बाकी आदर्शवादी अधिरचना का आधार बनता है, को हमेशा एक ही नाम से नामित किया गया है। इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा से निष्कर्ष। इतिहास कुछ और नहीं बल्कि अलग अलग पीढ़ियों का उत्तराधिकार है, जिनमें से प्रत्येक पीढ़ी उन सामग्रियों, पूंजी निधियों, उत्पादक शक्तियों का दोहन करती है जो उसे सभी पूर्ववर्ती पीढ़ियों द्वारा सौंपी गई हैं, और इस प्रकार एक ओर पूरी तरह से बदली हुई परिस्थितियों में पारंपरिक गतिविधि जारी रखती है और दूसरी ओर पूरी तरह से बदली हुई गतिविधि के साथ पुरानी परिस्थितियों को संशोधित करती है। इसे अटकलबाजी में विकृत किया जा सकता है ताकि बाद के इतिहास को पहले के इतिहास का लक्ष्य बनाया जा सके। उदाहरण के लिए अमेरिका की खोज को दिया गया लक्ष्य फ्रांसीसी क्रांति के विस्फोट को आगे बढ़ाना है। इस प्रकार इतिहास को अपने स्वयं के विशेष लक्ष्य प्राप्त होते हैं और वह अन्य व्यक्तियों के साथ एक व्यक्ति की तुलना बन जाता है, अर्थात आत्मचेतना, आलोचना, अद्वितीय आदि, जबकि पहले के इतिहास के भाग्य, लक्ष्य, रोगाणु या विचार शब्दों से जो नामित किया जाता है वह बाद के इतिहास से पहले के इतिहास द्वारा बाद के इतिहास पर डाले गए सक्रिय प्रभाव से निर्मित एक अमूर्तता से अधिक कुछ नहीं है। इस विकास के दौरान एक दूसरे पर परस्पर क्रिया करने वाले अलग अलग क्षेत्र जितना आगे बढ़ते हैं, अलग अलग राष्ट्रीयताओं का मूल अलगाव उतना ही विकसित उत्पादन और अंतर्संबंध के तरीके और इनके द्वारा स्वाभाविक रूप से विभिन्न राष्ट्रों के बीच श्रम विभाजन द्वारा नष्ट होता है, उतना ही अधिक इतिहास विश्व इतिहास बन जाता है। इस प्रकार उदाहरण के लिए, यदि इंग्लैंड में एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया जाता है जो भारत और चीन में असंख्य श्रमिकों को रोटी से वंचित करती है और इन साम्राज्यों के अस्तित्व के पूरे स्वरूप को उलट देती है, तो यह आविष्कार एक विश्व ऐतिहासिक तथ्य बन जाता है। या फिर चीनी और कॉफी का मामला लें, जिन्होंने 19वीं शताब्दी में अपना विश्व ऐतिहासिक महत्व इस तथ्य से साबित किया है कि नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण इन उत्पादों की कमी ने जर्मनों को नेपोलियन के खिलाफ विद्रोह करने के लिए मजबूर किया, और इस तरह वे 1813 के गौरवशाली मुक्ति युद्धों का वास्तविक आधार बने। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि इतिहास का विश्व इतिहास में ये परिवर्तन वास्तव में आत्मचेतना, विश्व आत्मा या किसी अन्य आध्यात्मिक भूत की ओर से मात्र एक अमूर्त कार्य नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से भौतिक, अनुभवजन्य रूप से सत्यापन योग्य कार्य है। एक ऐसा कार्य जिसका प्रमाण हर व्यक्ति अपने आने जाने, खाने पीने और कपड़े पहनने के दौरान प्रस्तुत करता है। 7. इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा का सारांश। इतिहास की यह अवधारणा जीवन के भौतिक उत्पादन से शुरू होकर उत्पादन की वास्तविक प्रक्रिया को स्पष्ट करने तथा इस उत्पादन पद्धति, अर्थात इसके विभिन्न चरणों में नागरिक समाज द्वारा निर्मित और इससे जुड़े हुए अंतर्संबंध के रूप को समझने की हमारी क्षमता पर निर्भर करती है, जो समस्त इतिहास का आधार है, तथा इसे राज्य के रूप में इसकी क्रिया में दर्शाना, चेतना, धर्म, दर्शन, नैतिकता आदि के सभी विभिन्न सैद्धांतिक उत्पादों और रूपों की व्याख्या करना तथा उस आधार से उनकी उत्पत्ति और विकास का पता लगाना, जिसके माध्यम से निस्संदेह पूरी चीज को उसकी समग्रता में चित्रित किया जा सकता है, और इसलिए इन विभिन्न पक्षों की एक दूसरे पर पारस्परिक क्रिया भी। इतिहास के आदर्शवादी दृष्टिकोण की तरह इसमें प्रत्येक अवधि में एक श्रेणी की तलाश नहीं की जाती है, बल्कि यह लगातार इतिहास के वास्तविक धरातल पर बना रहता है। यह विचार से अभ्यास की व्याख्या नहीं करता है, बल्कि भौतिक अभ्यास से विचारों के निर्माण की व्याख्या करता है, और तदनुसार यह निष्कर्ष निकलता है कि चेतना के सभी रूपों और उत्पादों को मानसिक आलोचना द्वारा, आत्म चेतना में संकल्प द्वारा या प्रेत, भूत, कल्पना आदि में रूपांतरित करके विघटित नहीं किया जा सकता, बल्कि केवल उन वास्तविक सामाजिक संबंधों को व्यवहारिक रूप से उखाड़ फेंकने से ही विघटित किया जा सकता है
जिन्होंने इस आदर्शवादी ढोंग को जन्म दिया। आलोचना नहीं बल्कि क्रांति ही इतिहास की, धर्म की, दर्शन की और सभी अन्य प्रकार के सिद्धांतों की प्रेरक शक्ति है। ये दर्शाता है कि इतिहास आत्मचेतना को आत्मा की आत्मा में संकल्पित करके समाप्त नहीं होता, बल्कि इसमें प्रत्येक चरण में एक भौतिक परिणाम पाया जाता है। उत्पादक शक्तियों का योग, व्यक्तियों का प्रकृति और एक दूसरे के साथ ऐतिहासिक रूप से निर्मित संबंध, जो प्रत्येक पीढ़ी को उसके पूर्ववर्ती से विरासत में मिलता है। उत्पादक शक्तियों, पूंजी निधियों और स्थितियों का एक समूह, जो एक और नई पीढ़ी द्वारा वास्तव में संशोधित किया जाता है, लेकिन दूसरी ओर इसके लिए जीवन की अपनी स्थितियों को निर्धारित करता है और इसे एक निश्चित विकास, एक विशेष चरित्र प्रदान करता है। यह दर्शाता है कि परिस्थितियां मनुष्य को उतना ही बनाती हैं जितना मनुष्य परिस्थितियों को बनाते हैं। उत्पादक शक्तियों, पूंजी कोषों और सामाजिक संबंधों के रूपों का ये योग, जिसे हर व्यक्ति और पीढ़ी अस्तित्व में किसी दिए गए रूप में पाती है, वह वास्तविक आधार है जिसे दार्शनिकों ने तत्व और मनुष्य का सार के रूप में माना है और जिसे उन्होंने देवता बना दिया है और जिस पर हमला किया है। एक वास्तविक आधार जो मनुष्य के विकास पर इसके प्रभाव और प्रभाव में इस तथ्य से जरा भी विचलित नहीं होता है कि ये दार्शनिक इसे आत्मचेतना और अद्वितीय के रूप में विद्रोह करते हैं। जीवन की ये स्थितियां, जो विभिन्न पीढ़ियों को अस्तित्व में पाती हैं, ये भी तय करती है कि समय समय पर होने वाला क्रांतिकारी आवेग पूरी मौजूदा व्यवस्था के आधार को उखाड़ फेंकने के लिए पर्याप्त मजबूत होगा या नहीं। और यदि संपूर्ण क्रांति के ये भौतिक तत्व मौजूद न हो, अर्थात एक और विद्यमान उत्पादक शक्तियां, दूसरी ओर क्रांतिकारी जनसमूह का निर्माण, जो न केवल उस समय तक के समाज की पृथक स्थितियों के विरुद्ध विद्रोह करता है, बल्कि उस समय तक के जीवन के उत्पादन के विरुद्ध, उस समग्र क्रियाकलाप के विरुद्ध भी विद्रोह करता है जिस पर वह आधारित था, तो जहां तक व्यावहारिक विकास का प्रश्न है, ये बात बिल्कुल अप्रासंगिक है कि इस क्रांति का विचार पहले ही 100 बार व्यक्त किया जा चुका है या नहीं, जैसा कि साम्यवाद का इतिहास सिद्ध करता है। 8 सामान्य रूप से इतिहास की आदर्शवादी अवधारणा और विशेष रूप से जर्मन उत्तर हेगेलियन दर्शन की असंगतता, इतिहास की पूरी अवधारणा में अब तक इतिहास के इस वास्तविक आधार को या तो पूरी तरह से उपेक्षित किया गया है या फिर इसे इतिहास के पाठ्यक्रम के लिए बिल्कुल अप्रासंगिक एक मामूली बात माना गया है। इसलिए इतिहास को हमेशा एक बाहरी मानक के अनुसार लिखा जाना चाहिए। जीवन का वास्तविक उत्पादन आदिम इतिहास प्रतीत होता है, जबकि वास्तविक ऐतिहासिक सामान्य जीवन से अलग, कुछ अलौकिक प्रतीत होता है। इससे मनुष्य का प्रकृति से संबंध इतिहास से बाहर हो जाता है और इस प्रकार प्रकृति और इतिहास का विरोधाभास पैदा होता है। इतिहास की इस अवधारणा के प्रतिपादक परिणामस्वरूप इतिहास में केवल राजकुमारों और राज्यों की राजनीतिक कार्रवाइयों, धार्मिक और सभी प्रकार के सैद्धांतिक संघर्षों को ही देख पाए हैं और विशेष रूप से प्रत्येक ऐतिहासिक युग में उन्हें उस युग के भ्रम को साझा करना पड़ा है। उदाहरण के लिए, यदि कोई युग अपने आप को विशुद्ध रूप से राजनीतिक या धार्मिक उद्देश्यों से प्रेरित मानता है, हालांकि धर्म और राजनीति उसके वास्तविक उद्देश्यों के केवल रूप है, इतिहासकार इस राय को स्वीकार करता है। लोगों के वास्तविक व्यवहार के बारे में उनकी विचार धारणा एकमात्र निर्धारक सक्रिय शक्ति में बदल जाती है, जो उनके व्यवहार को नियंत्रित और निर्धारित करती है। जब भारतीयों और मिस्रियों के साथ श्रम विभाजन का भद्दा रूप उनके राज्य और धर्म में जाति व्यवस्था को सामने लाता है, तो इतिहासकार का मानना है कि जाति व्यवस्था ही वह शक्ति है जिसने इस भद्दे सामाजिक रूप को जन्म दिया है। जबकि फ्रांसीसी और अंग्रेज कम से कम राजनीतिक भ्रम को थामे रहते हैं, जो वास्तविकता के कुछ हद तक करीब है, जर्मन शुद्ध भावना के दायरे में चलते हैं और धार्मिक भ्रम को इतिहास की प्रेरक शक्ति बनाते हैं। इतिहास का हेगेलियन दर्शन इस जर्मन इतिहास लेखन का अंतिम परिणाम है, जो इसकी सबसे अच्छी अभिव्यक्ति तक सीमित है, जिसके लिए यह वास्तविक या राजनीतिक हितों का सवाल नहीं है, बल्कि शुद्ध विचारों का सवाल है, जो परिणामस्वरूप सेंट ब्रूनो को विचारों की एक श्रृंखला के रूप में दिखाई देना चाहिए जो एक दूसरे को खा जाते हैं और अंततः आत्मचेतना में समा जाते हैं। मार्क्स द्वारा टिप्पणी तथाकथित वस्तुपरक इतिहास लेखन में ऐतिहासिक संबंधों को गतिविधि से अलग करके देखना शामिल था। प्रतिक्रियावादी चरित्र और इससे भी अधिक सुसंगत रूप से इतिहास का क्रम सेंट मैक्स टिनको, जो वास्तविक इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं जानता, मात्र शूरवीरों, लुटेरों और भूतों की कहानी के रूप में प्रतीत होना चाहिए, जिनके दर्शन से वह निश्चित रूप से केवल अपवित्रता द्वारा ही खुद को बचा सकता है। यह अवधारणा वास्तव में धार्मिक है। ये धार्मिक मनुष्य को आदिम मनुष्य, इतिहास का प्रारंभिक बिंदु मानता है और अपनी कल्पना में जीविका के साधनों और स्वयं जीवन के वास्तविक उत्पादन के स्थान पर कल्पनाओं के धार्मिक उत्पादन को रखता है। इतिहास की यह पूरी अवधारणा, इसके विघटन और इससे उत्पन्न होने वाली शंकाओं और आशंकाओं के साथ, जर्मनों का विशुद्ध रूप से राष्ट्रीय मामला है और जर्मनी के लिए केवल स्थानीय हित रखता है। उदाहरण के लिए, हाल के दिनों में जिस महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा हो रही है,
वास्तव में कैसे कोई ईश्वर के क्षेत्र से मनुष्य के क्षेत्र में जाता है? लुडविग फायरबाख, उबेर दास वेसन देस क्रिस्टेंथम्स, मानो यह ईश्वर का क्षेत्र कभी कल्पना के अलावा कहीं और मौजूद था, और विद्वान सज्जन इसके बारे में जागरूक हुए बिना लगातार मनुष्य के क्षेत्र में नहीं रह रहे थे, जिसके लिए वे अब रास्ता खोज रहे हैं, और मानो इस सैद्धांतिक बुलबुले को उड़ाने के रहस्य को समझाने का विद्वान शगल, क्योंकि यह इससे अधिक कुछ नहीं है, इसके विपरीत वास्तविक सांसारिक संबंधों में इसके मूल को प्रदर्शित करने में निहित नहीं था। इन जर्मनों के लिए ये पूरी तरह से उनके द्वारा खोजे गए पहले से तैयार बकवास को किसी अन्य विचित्रता में बदलने का मामला है, यानी यह मान लेना कि इस सारी बकवास का एक विशेष अर्थ है जिसे खोजा जा सकता है, जबकि वास्तव में ये केवल इन सैद्धांतिक वाक्यांशों को वास्तविक मौजूदा संबंधों से समझाने का सवाल है। इन वाक्यांशों का वास्तविक व्यावहारिक विघटन इन धारणाओं को मनुष्यों की चेतना से हटाना, जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, सैद्धांतिक निष्कर्षों से नहीं बल्कि बदली हुई परिस्थितियों से प्रभावित होगा। लोगों के जनसमूह यानी सर्वहारा वर्ग के लिए ये सैद्धांतिक धारणाएं मौजूद नहीं हैं और इसलिए उन्हें भंग करने की आवश्यकता नहीं है, और अगर इस जनसमूह के पास कभी कोई सैद्धांतिक धारणाएं थीं, जैसे कि धर्म, तो वे अब परिस्थितियों द्वारा बहुत पहले ही भंग हो चुकी हैं। इन प्रश्नों और समाधानों का विशुद्ध राष्ट्रीय चरित्र इस तथ्य से भी पता चलता है कि ये सिद्धांतकार पूरी गंभीरता से मानते हैं कि ईश्वर मनुष्य आदि जैसे भ्रमों ने इतिहास के अलग अलग युगों की अध्यक्षता की है। संत ब्रूनो यहाँ तक कहते हैं कि केवल आलोचना और आलोचकों ने ही इतिहास बनाया है। ब्रूनो बाउर, कैरेक्टरिस्टिक लुडविग फायरबाख, और जब वे स्वयं ऐतिहासिक प्रणालियों का निर्माण करते हैं तो वे बहुत जल्दबाजी में सभी पुराने कालखंडों को छोड़ देते हैं और तुरंत मंगोलवाद, मैक्स स्टिनर, डेर आइंजीगन सी नाइजेंटम से आगे बढ़कर सार्थक सामग्री वाले इतिहास पर पहुंच जाते हैं, यानी हॉलिश और ड्यूश जहरबुचर के इतिहास और हेगेलियन स्कूल के एक सामान्य झगड़े में विघटन के इतिहास पर। वे अन्य सभी राष्ट्रों, सभी वास्तविक घटनाओं को भूल जाते हैं। ब्रूनो बाउर, मनुष्य, लुडविग फायरबाख और अद्वितीय मैक्स स्टिनर, यदि एक बार के लिए ये सिद्धांतकार वास्तविक ऐतिहासिक विषयों पर विचार करते हैं, जैसे कि 18वीं शताब्दी, तो वे केवल विचारों का इतिहास देते हैं जो तथ्यों और उनके अंतर्निहित व्यावहारिक विकास से अलग होता है, और वह भी केवल उस अवधि को एक अपूर्ण प्रारंभिक चरण के रूप में प्रस्तुत करने के लिए, वास्तविक ऐतिहासिक युग के अभी तक सीमित पूर्ववर्ती के रूप में, यानी 1840 से 1844 तक जर्मन दार्शनिक संघर्ष की अवधि। जैसा कि उम्मीद की जा सकती है, जब किसी पूर्ववर्ती अवधि का इतिहास एक अनैतिहासिक व्यक्ति और उसकी कल्पनाओं की प्रतिभा को उभारने के उद्देश्य से लिखा जाता है, तो सभी वास्तविक ऐतिहासिक घटनाओं, यहाँ तक कि इतिहास में राजनीति के वास्तविक ऐतिहासिक हस्तक्षेपों का कोई उल्लेख नहीं होता है। इसके बजाय हमें शोध पर आधारित नहीं बल्कि मनमाने निर्माणों और साहित्यिक गपशप पर आधारित एक कथा मिलती है, जैसे कि सेंट ब्रूनो ने 18वीं शताब्दी के अपने अब भूले हुए इतिहास में प्रदान किया था। ब्रूनो बाउर, गेस्टिक्टे डेर पॉलिटिक, कल्चर एंड ऑफिक्लर डे साचिजेंटेन जाहरहुंडेट्स, विचारों के ये घमंडी और अभिमानी धोखेबाज, जो खुद को सभी राष्ट्रीय पूर्वाग्रहों से असीम रूप से ऊंचा समझते हैं, इस प्रकार व्यवहार में उन बियर पीने वाले मूर्खों से कहीं अधिक राष्ट्रीय हैं जो एकीकृत जर्मनी का सपना देखते हैं। वे अन्य राष्ट्रों के कार्यों को ऐतिहासिक नहीं मानते, वे जर्मनी के भीतर 1281 और जर्मनी के लिए रहते हैं। वे राइन गीत को एक धार्मिक भजन में बदल देते हैं और फ्रांसीसी राज्य के बजाय फ्रांसीसी दर्शन को लूटकर, फ्रांसीसी प्रांतों के बजाय फ्रांसीसी विचारों का जर्मनीकरण करके अल्सेस और लोरेन पर विजय प्राप्त करते हैं। संत ब्रूनो और मैक्स की तुलना में हेर वेनेडी एक महानगरीय है जो सिद्धांत के सार्वभौमिक प्रभुत्व में जर्मनी के सार्वभौमिक प्रभुत्व की घोषणा करते हैं। फायरबाख, दार्शनिक और वास्तविक मुक्ति, इन तर्कों से ये भी स्पष्ट है कि फायरबाख खुद को कितनी बड़ी धोखाधड़ी दे रहे हैं जब विगान के वेट एल्जाहर से श्रिफ्ट 1845 बैंड 2 आम आदमी की योग्यता के आधार पर वह खुद को कम्युनिस्ट घोषित करते हैं, बाद वाले को आदमी के विधेय में बदल देते हैं और इस तरह सोचते हैं कि कम्युनिस्ट शब्द को बदलना संभव है, जिसका वास्तविक दुनिया में एक निश्चित क्रांतिकारी पार्टी का अनुयायी का मतलब है। एकमात्र श्रेणी में पुरुषों के एक दूसरे से संबंध के संबंध में फायरबाख का पूरा अनुमान केवल इतना ही साबित करता है कि पुरुषों को एक दूसरे की जरूरत है और हमेशा से रही है। वह इस तथ्य की चेतना स्थापित करना चाहता है, यानी अन्य सिद्धांतकारों की तरह केवल एक मौजूदा तथ्य के बारे में सही चेतना पैदा करना, जबकि वास्तविक कम्युनिस्ट के लिए ये चीजों की मौजूदा स्थिति को उखाड़ फेंकने का सवाल है। इसके अलावा हम पूरी तरह से समझते हैं कि फायरबाख इस तथ्य के प्रति चेतना उत्पन्न करने के प्रयास में एक सिद्धांतकार और दार्शनिक बने रहने के बिना यथासंभव एक सिद्धांतकार की तरह आगे बढ़ रहे हैं। फायरबाख की मौजूदा वास्तविकता की स्वीकृति और साथ ही गलतफहमी के उदाहरण के रूप में, जिसे वह अभी भी हमारे विरोधियों के साथ साझा करता है,
हम फिलोसोफी डे ज़ुकुनफ्ट में उस अंश को याद करते हैं जहां वह ये दृष्टिकोण विकसित करता है कि किसी वस्तु या मनुष्य का अस्तित्व एक ही समय में उसका सार है, कि अस्तित्व की स्थितियां किसी जानवर या मानव व्यक्ति की जीवन शैली और गतिविधि में हैं जिनमें उसका सार खुद को संतुष्ट महसूस करता है। यहाँ हर अपवाद को स्पष्ट रूप से एक दुर्भाग्यपूर्ण संयोग के रूप में, एक असामान्यता के रूप में माना जाता है जिसे बदला नहीं जा सकता। इस प्रकार यदि लाखों सर्वहारा वर्ग अपने जीवन की स्थितियों से किसी भी तरह से संतुष्ट महसूस नहीं करते हैं, यदि उनका अस्तित्व उनके सार के अनुरूप नहीं है, तो उद्धृत अंश के अनुसार यह एक अपरिहार्य दुर्भाग्य है जिसे चुपचाप सहना होगा। हालांकि लाखों सर्वहारा वर्ग और कम्युनिस्ट अलग तरह से सोचते हैं और समय आने पर इसे साबित करेंगे जब वे क्रांति के माध्यम से व्यावहारिक तरीके से अपने अस्तित्व को अपने सार के साथ सामंजस्य में लाएंगे। इसलिए फायरबाख ऐसे मामलों में कभी भी मनुष्य की दुनिया की बात नहीं करते, बल्कि हमेशा बाहरी प्रकृति में शरण लेते हैं, और इसके अलावा प्रकृति में जो अभी तक मनुष्यों द्वारा वश में नहीं की गई है। लेकिन हर नया आविष्कार, उद्योग द्वारा की गई हर उन्नति इस क्षेत्र से एक और टुकड़ा अलग कर देती है, जिससे ऐसे फायरबाखियन प्रस्तावों को स्पष्ट करने वाले उदाहरण उत्पन्न करने वाली जमीन लगातार सिकुड़ती जा रही है। मछली का सार उसका अस्तित्व है, पानी इस एक प्रस्ताव से आगे नहीं जाना चाहिए। मीठे पानी की मछली का सार नदी का पानी है, लेकिन जैसे ही नदी को उद्योग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ही इसे रंगों और अन्य अपशिष्ट उत्पादों से प्रदूषित किया जाता है और स्टीमबोट द्वारा चलाया जाता है, या जैसे ही इसके पानी को नहरों में बदल दिया जाता है जहां साधारण जल निकासी मछली को उसके अस्तित्व के माध्यम से वंचित कर सकती है, तो यह मछली का सार नहीं रह जाता है और अब यह अस्तित्व का उपयुक्त माध्यम नहीं रह जाता है। ये स्पष्टीकरण कि ऐसे सभी विरोधाभास अपरिहार्य असामान्यताएं हैं, अनिवार्य रूप से उस सांत्वना से भिन्न नहीं है जो संत मैक्स स्टिनर संतुष्टों को देते हैं, सिवाय इसके कि यह विरोधाभास उनका अपना विरोधाभास है और ये दुर्दशा उनकी अपनी दुर्दशा है, जिसके बाद उन्हें या तो अपने मन को शांत करना चाहिए, अपनी घृणा को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए, या किसी काल्पनिक तरीके से इसके खिलाफ विद्रोह करना चाहिए। ये संत ब्रूनो के इस आरोप से बहुत कम भिन्न है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां इस तथ्य के कारण हैं कि संबंधित लोग तत्व की कीचड़ में फंसे हुए हैं, पूर्ण आत्मचेतना तक नहीं पहुंचे हैं और यह महसूस नहीं कर रहे हैं कि ये प्रतिकूल परिस्थितियां उनकी आत्मा की आत्मा हैं। 2. 1. मनुष्य की वास्तविक मुक्ति की पूर्व शर्तें। हम बेशक अपने बुद्धिमान दार्शनिकों को यह समझाकर उन्हें समझाने की जहमत नहीं उठाएंगे कि दर्शन, धर्मशास्त्र, पदार्थ और सभी कचरे को आत्मचेतना में कम करके और मनुष्य को इन वाक्यांशों के वर्चस्व से मुक्त करके मनुष्य की मुक्ति एक कदम भी आगे नहीं बढ़ती है, जिसने उसे कभी भी गुलाम नहीं बनाया है। नहीं, हम उन्हें ये समझाएंगे कि वास्तविक दुनिया में और वास्तविक साधनों का उपयोग करके ही वास्तविक मुक्ति प्राप्त करना संभव है, कि भाप इंजन और खच्चर और कताई जेनी के बिना दास्ता को समाप्त नहीं किया जा सकता है, बेहतर कृषि के बिना दास्ता को समाप्त नहीं किया जा सकता है, और यह कि सामान्य तौर पर जब तक लोग पर्याप्त गुणवत्ता और मात्रा में भोजन और पेय, आवास और कपड़े प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तब तक उन्हें मुक्ति नहीं मिल सकती है। मुक्ति एक ऐतिहासिक है, मानसिक नहीं, और यह ऐतिहासिक परिस्थितियों, उद्योग, वाणिज्य, कृषि के विकास, संभोग की स्थितियों द्वारा लाई जाती है। पांडुलिपि में यहाँ एक अंतराल है, जर्मनी में, जहाँ सिर्फ एक मामूली ऐतिहासिक विकास हो रहा है। ये मानसिक विकास, ये महिमामंडित और अप्रभावी तुच्छताएं स्वाभाविक रूप से ऐतिहासिक विकास की कमी के विकल्प के रूप में काम करती हैं, और ये जड़ जमा लेती हैं और इनका मुकाबला करना पड़ता है। लेकिन ये लड़ाई स्थानीय महत्व की है। 2. फायरबाख का चिंतनशील और असंगत भौतिकवाद। वास्तव में और व्यावहारिक भौतिकवादी यानी साम्यवादी के लिए यह मौजूदा दुनिया में क्रांति लाने, व्यावहारिक रूप से मौजूदा चीजों पर हमला करने और उन्हें बदलने का सवाल है। जब कभी कभी हम फायरबाख के साथ ऐसे विचार पाते हैं, तो वे कभी भी अलग थलग अनुमानों से अधिक नहीं होते हैं और उनके सामान्य दृष्टिकोण पर उनका इतना कम प्रभाव होता है कि उन्हें यहाँ विकास करने में सक्षम भ्रूण के अलावा कुछ और नहीं माना जा सकता है। फायरबाख की संवेदी दुनिया की अवधारणा एक ओर इसके मात्र चिंतन तक सीमित है और दूसरी ओर मात्र भावना तक। वह वास्तविक ऐतिहासिक मनुष्य के बजाय मनुष्य कहता है। मनुष्य वास्तव में जर्मन है। पहले मामले में, संवेदी दुनिया के चिंतन में, वह अनिवार्य रूप से उन चीजों पर प्रकाश डालता है जो उसकी चेतना और भावना का खंडन करती हैं, जो उसके द्वारा पूर्वकल्पित सामंजस्य को बिगाड़ती है। संवेदी दुनिया के सभी भागों और विशेष रूप से मनुष्य और प्रकृति के सामंजस्य को, इस अशांति को दूर करने के लिए उसे दोहरी धारणा में शरण लेनी होगी। एक अपवित्र धारणा जो केवल स्पष्ट रूप से स्पष्ट को ही देखती है और दूसरी उच्चतर दार्शनिक धारणा जो वस्तुओं के सच्चे सार को देखती है। वह ये नहीं देखता कि उसके चारों ओर की कामुक दुनिया अनंत काल से सीधे दी गई कोई चीज नहीं है जो हमेशा एक जैसी रहती है, बल्कि उद्योग और समाज की स्थिति का उत्पाद है,
और वास्तव में इस अर्थ में कि यह एक ऐतिहासिक उत्पाद है, पीढ़ियों के पूरे उत्तराधिकार की गतिविधि का परिणाम है, जिनमें से प्रत्येक पिछली पीढ़ी के कंधों पर खड़ी है, अपने उद्योग और अपने संबंधों को विकसित कर रही है, बदलती जरूरतों के अनुसार अपनी सामाजिक व्यवस्था को संशोधित कर रही है। यहाँ तक कि सबसे सरल कामुक निश्चितता की वस्तुएं भी उसे सामाजिक विकास, उद्योग और वाणिज्यिक संबंधों के माध्यम से ही दी जाती हैं। चेरी का पेड़, लगभग सभी फलों के पेड़ों की तरह, जैसा कि सर्वविदित है, केवल कुछ शताब्दियों पहले ही वाणिज्य द्वारा हमारे क्षेत्र में प्रत्यारोपित किया गया था, और इसलिए केवल एक निश्चित युग में एक निश्चित समाज की इस कार्रवाई से यह फायरबाख के लिए कामुक निश्चितता बन गया है। संयोगवश जब हम चीजों को इस तरह से समझते हैं जैसी वे वास्तव में हैं और घटित हुई हैं, तो हर गहन दार्शनिक समस्या हल हो जाती है, जैसा कि बाद में और भी स्पष्ट रूप से देखा जाएगा, काफी सरलता से एक अनुभवजन्य तथ्य में। उदाहरण के लिए, मनुष्य के प्रकृति से संबंध का महत्वपूर्ण प्रश्न। ब्रूनो बाउर यहाँ तक कहते हैं कि प्रकृति और इतिहास में विरोधाभास है। पृष्ठ 110। मानो ये दो अलग अलग चीजें हों और मनुष्य के सामने हमेशा एक ऐतिहासिक प्रकृति और एक प्राकृतिक इतिहास न रहा हो, जिससे तत्व और आत्मचेतना पर सभी अथाह उदात्त कार्य पैदा हुए, तब अपने आप बिखर जाता है जब हम समझते हैं कि प्रसिद्ध प्रकृति के साथ मनुष्य की एकता हमेशा उद्योग में मौजूद रही है और उद्योग के कम या ज्यादा विकास के अनुसार हर युग में अलग अलग रूपों में मौजूद रही है। ठीक उसी तरह जैसे प्रकृति के साथ मनुष्य का संघर्ष एक समान आधार पर उसकी उत्पादक शक्तियों के विकास तक, उद्योग और वाणिज्य, उत्पादन और जीवन की आवश्यकताओं का आदान प्रदान, स्वयं वितरण को निर्धारित करते हैं, विभिन्न सामाजिक वर्गों की संरचना को निर्धारित करते हैं और बदले में उनके द्वारा निर्धारित किए जाने वाले तरीके को भी निर्धारित करते हैं। और इसलिए ऐसा होता है कि मैनचेस्टर में, उदाहरण के लिए, फायरबाख को केवल कारखाने और मशीनें दिखाई देती हैं, जहां 100 साल पहले केवल चरखा और बुनाई के कमरे दिखाई देते थे, या रोम के कैंपानिया में उसे केवल चरखा और दलदल दिखाई देते हैं, जहां ऑगस्टस के समय में उसे रोमन पूंजीपतियों के अंगूर के बागों और विला के अलावा कुछ नहीं मिलता। फायरबाख विशेष रूप से प्राकृतिक विज्ञान की धारणा के बारे में बात करते हैं। वह उन रहस्यों का उल्लेख करते हैं जो केवल भौतिक विज्ञानी और रसायनज्ञ की आंखों के लिए ही प्रकट होते हैं, लेकिन उद्योग और वाणिज्य के बिना प्राकृतिक विज्ञान कहाँ होगा। यहाँ तक कि इस शुद्ध प्राकृतिक विज्ञान को भी इसकी सामग्री की तरह केवल व्यापार और उद्योग के माध्यम से, मनुष्यों की कामुक गतिविधि के माध्यम से एक उद्देश्य प्रदान किया जाता है। ये क्रियाकलाप, ये निरंतर कामुक श्रम और सृजन, यह उत्पादन संपूर्ण कामुक दुनिया का आधार है, जैसा कि यह अब मौजूद है कि यदि ये केवल एक वर्ष के लिए बाधित हो जाए, तो फायरबाख न केवल प्राकृतिक दुनिया में एक बहुत बड़ा परिवर्तन पाएंगे, बल्कि बहुत जल्द ही पाएंगे कि मनुष्यों की पूरी दुनिया और उनकी अपनी बोधगम्य क्षमता, बल्कि उनका अपना अस्तित्व भी गायब है। बेशक इस सब में बाहरी प्रकृति की प्राथमिकता बरकरार रहती है, और यह सब जेनेरेशियो एक्विव का स्वतःस्फूर्त पीढ़ी द्वारा उत्पन्न मूल मनुष्यों पर लागू नहीं होता है, लेकिन यह विभेदन केवल तभी सार्थक है जब मनुष्य को प्रकृति से अलग माना जाता है। उस मामले में प्रकृति जो मानव इतिहास से पहले थी, किसी भी तरह से वह प्रकृति नहीं है जिसमें फायरबाख रहते हैं। ये वह प्रकृति है जो आज कहीं भी मौजूद नहीं है, शायद हाल ही में उत्पन्न हुए कुछ ऑस्ट्रेलियाई प्रवाल द्वीपों को छोड़कर, और जो इसलिए फायरबाख के लिए मौजूद नहीं है। निश्चित रूप से फायरबाख को शुद्ध भौतिकवादियों पर एक बड़ी बढ़त हासिल है कि वह समझता है कि कैसे मनुष्य भी इंद्रियों की वस्तु है, लेकिन इस तथ्य के अलावा कि वह उसे केवल इंद्रियों की वस्तु, न कि कामुक गतिविधि के रूप में समझता है, क्योंकि वह अभी भी सिद्धांत के दायरे में रहता है और मनुष्यों को उनके दिए गए सामाजिक संबंध में नहीं, उनके जीवन की मौजूदा स्थितियों के तहत नहीं समझता है, जिसने उन्हें वह बनाया है जो वे हैं। वो कभी भी वास्तव में मौजूद सक्रिय मनुष्यों तक नहीं पहुंचता है, बल्कि अमूर्त मनुष्य पर रुक जाता है और भावनात्मक रूप से सच्चे, व्यक्तिगत, भौतिक मनुष्य को पहचानने से आगे नहीं बढ़ता है। यानी वह प्रेम और दोस्ती के अलावा मनुष्य से मनुष्य के किसी अन्य मानवीय संबंध को नहीं जानता है, और तब भी आदर्श रूप में वह जीवन की वर्तमान स्थितियों की कोई आलोचना नहीं करता है। इस प्रकार वह कभी भी कामुक दुनिया को इसे बनाने वाले व्यक्तियों की कुल जीवित कामुक गतिविधि के रूप में समझने में सफल नहीं होता है, और इसलिए जब उदाहरण के लिए वह स्वस्थ लोगों की जगह कंठस्थ, अतिश्रमशील और क्षयग्रस्त भूखों की भीड़ देखता है, तो वह उच्चतर बोध और प्रजाति में क्षतिपूर्ति के आदर्श में शरण लेने के लिए बाध्य हो जाता है, और इस प्रकार उस बिंदु पर पुनः आदर्शवाद में चला जाता है, जहां साम्यवादी भौतिकवादी उद्योग और सामाजिक संरचना दोनों के परिवर्तन की आवश्यकता और साथ ही शर्त को देखता है। जहां तक फायरबाख का भौतिकवादी होने का सवाल है, वह इतिहास से नहीं निपटता, और जहां तक वह इतिहास पर विचार करता है, वह भौतिकवादी नहीं है। उसके लिए भौतिकवाद और इतिहास पूरी तरह से अलग हो जाते हैं, एक तथ्य जो संयोगवश जो कहा गया है उससे पहले ही स्पष्ट हो चुका है।
शासक वर्ग और शासक विचार। शासक वर्ग के विचार हर युग में शासक विचार होते हैं, यानी जो वर्ग समाज की शासक भौतिक शक्ति है वही उसकी शासक बौद्धिक शक्ति भी है। जिस वर्ग के पास भौतिक उत्पादन के साधन है उसका मानसिक उत्पादन के साधनों पर भी नियंत्रण होता है, इसलिए सामान्य तौर पर मानसिक उत्पादन के साधनों से वंचित लोगों के विचार उसके अधीन होते हैं। शासक विचार प्रमुख भौतिक संबंधों की आदर्श अभिव्यक्ति से अधिक कुछ नहीं है। प्रमुख भौतिक संबंध विचारों के रूप में समझे जाते हैं, इसलिए उन संबंधों के जो एक वर्ग को शासक बनाते हैं, इसलिए उसके प्रभुत्व के विचार। शासक वर्ग को बनाने वाले व्यक्तियों में अन्य चीजों के अलावा चेतना होती है और इसलिए वे सोचते हैं। इसलिए चूंकि वे एक वर्ग के रूप में शासन करते हैं और एक युग की सीमा और परिधि निर्धारित करते हैं, इसलिए ये स्वयं सिद्ध है कि वे इसकी पूरी सीमा में ऐसा करते हैं। इसलिए अन्य चीजों के अलावा विचारक के रूप में, विचारों के निर्माता के रूप में भी शासन करते हैं और अपने युग के विचारों के उत्पादन और वितरण को नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार उनके विचार युग के शासक विचार हैं। उदाहरण के लिए ऐसे युग और देश में जहां राजसत्ता, अभिजात वर्ग और पूंजीपति वर्ग प्रभुत्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इसलिए प्रभुत्व साझा किया जाता है, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत प्रमुख विचार साबित होता है और इसे शाश्वत कानून के रूप में व्यक्त किया जाता है। श्रम विभाजन, जिसे हम पहले ही इतिहास की अब तक की मुख्य शक्तियों में से एक के रूप में देख चुके हैं, शासक वर्ग में मानसिक और भौतिक श्रम के विभाजन के रूप में भी प्रकट होता है, ताकि इस वर्ग के अंदर एक हिस्सा वर्ग के विचार को, इसके सक्रिय अवधारणात्मक विचार को, जो अपने बारे में वर्ग के भ्रम को पूर्ण करने को अपनी आजीविका का मुख्य स्रोत बनाते हैं, के रूप में प्रकट होता है, जबकि इन विचारों और भ्रमों के प्रति अन्य लोगों का रवैया अधिक निष्क्रिय और ग्रहणशील होता है, क्योंकि वे वास्तव में इस वर्ग के सक्रिय सदस्य होते हैं और उनके पास अपने बारे में भ्रम और विचार बनाने के लिए कम समय होता है। इस वर्ग के भीतर यह विभाजन दोनों हिस्सों के बीच एक निश्चित विरोध और शत्रुता में भी विकसित हो सकता है, जो हालांकि एक व्यावहारिक टकराव के मामले में, जिसमें वर्ग स्वयं खतरे में है, स्वचालित रूप से शून्य हो जाता है, जिस स्थिति में यह आभास भी गायब हो जाता है कि शासक विचार शासक वर्ग के विचार नहीं थे और इस वर्ग की शक्ति से अलग एक शक्ति थी। किसी विशेष अवधि में क्रांतिकारी विचारों का अस्तित्व एक क्रांतिकारी वर्ग के अस्तित्व को पूर्व निर्धारित करता है। उत्तरार्ध के लिए पर्याप्त आधार के बारे में पहले ही ऊपर कहा जा चुका है। अब यदि इतिहास के क्रम पर विचार करते हुए हम शासक वर्ग के विचारों को शासक वर्ग से अलग कर दें और उन्हें स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान करें, यदि हम उत्पादन की स्थितियों और इन विचारों के उत्पादकों के बारे में चिंता किए बिना केवल ये कहने तक सीमित रहें कि ये या वे विचार किसी निश्चित समय पर प्रमुख थे, यदि हम इस प्रकार उन व्यक्तियों और विश्व स्थितियों को अनदेखा कर दें जो विचारों के स्रोत हैं, तो हम कह सकते हैं, उदाहरण के लिए, कि जिस समय अभिजात वर्ग प्रमुख था उस समय सम्मान, वफादारी आदि की अवधारणाएं प्रमुख थीं। पूंजीपति वर्ग के प्रभुत्व के दौरान स्वतंत्रता, समानता आदि की अवधारणाएं प्रमुख थीं। कुल मिलाकर शासक वर्ग स्वयं ऐसा ही कल्पना करता है। इतिहास की यह अवधारणा, जो सभी इतिहासकारों के लिए समान है, विशेष रूप से 18वीं शताब्दी के बाद से अनिवार्य रूप से इस घटना के खिलाफ आएगी कि तेजी से अमूर्त विचारों का बोलबाला है, यानी ऐसे विचार जो तेजी से सार्वभौमिकता का रूप लेते हैं। प्रत्येक नया वर्ग जो अपने सामने एक शासक के स्थान पर खुद को रखता है, उसे अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए समाज के सभी सदस्यों के सामान्य हित के रूप में अपने हित का प्रतिनिधित्व करने के लिए बाध्य किया जाता है, अर्थात आदर्श रूप में व्यक्त किया जाता है। उसे अपने विचारों को सार्वभौमिकता का रूप देना होता है और उन्हें एकमात्र तर्कसंगत सार्वभौमिक रूप से मान्य विचारों के रूप में प्रस्तुत करना होता है। क्रांति करने वाला वर्ग शुरू से ही प्रकट होता है, यदि केवल इसलिए कि वह किसी वर्ग का विरोध करता है, एक वर्ग के रूप में नहीं बल्कि पूरे समाज के प्रतिनिधि के रूप में, ये समाज के पूरे समूह के रूप में प्रकट होता है जो एक शासक वर्ग का सामना करता है। मार्क्स द्वारा हाशिए पर टिप्पणी। सार्वभौमिकता से तात्पर्य है 1. वर्ग बनाम संपदा, 2. प्रतिस्पर्धा, विश्वव्यापी अंतरसंबंध आदि, 3. शासक वर्ग की महान संख्यात्मक शक्ति, 4. सामान्य हितों का भ्रम, शुरुआत में ये भ्रम सत्य है, 5. विचारकों का भ्रम और श्रम विभाजन। वह ऐसा कर सकता है क्योंकि सबसे पहले उसका हित वास्तव में अन्य सभी गैर शासक वर्गों के सामान्य हित से अधिक जुड़ा हुआ है, क्योंकि अब तक की मौजूदा स्थितियों के दबाव में उसका हित अभी तक किसी विशेष वर्ग के विशेष हित के रूप में विकसित नहीं हो पाया है। इसलिए उसकी जीत से अन्य वर्गों के कई व्यक्तियों को भी लाभ होता है जो प्रभुत्वशाली स्थिति नहीं जीत रहे हैं, लेकिन केवल इस हद तक कि यह अब इन व्यक्तियों को शासक वर्ग में खुद को ऊपर उठाने की स्थिति में रखता है। जब फ्रांसीसी पूंजीपति वर्ग ने अभिजात वर्ग की सत्ता को उखाड़ फेंका, तो इसने कई सर्वहाराओं के लिए खुद को सर्वहारा वर्ग से ऊपर उठाना संभव बना दिया, लेकिन केवल इस हद तक कि वे बुर्जुआ बन गए।
इसलिए हर नया वर्ग पहले से शासन करने वाले वर्ग की तुलना में केवल व्यापक आधार पर अपना आधिपत्य प्राप्त करता है, जबकि नए शासक वर्ग के खिलाफ गैर शासक वर्ग का विरोध बाद में और भी अधिक तीव्र और गहन रूप से विकसित होता है। ये दोनों बातें इस तथ्य को निर्धारित करती हैं कि इस नए शासक वर्ग के विरुद्ध छेड़े जाने वाले संघर्ष का लक्ष्य समाज की पिछली स्थितियों का अधिक निर्णायक और मौलिक निषेध करना है, जितना कि उन सभी पूर्ववर्ती वर्गों का था जो शासन करना चाहते थे। ये पूरा दिखावा कि एक निश्चित वर्ग का शासन केवल कुछ विचारों का शासन है, स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाता है, जैसे ही सामान्य रूप से वर्ग शासन वह रूप नहीं रह जाता जिसमें समाज संगठित होता है, अर्थात जैसे ही किसी विशेष हित को सामान्य के रूप में या सामान्य हित को शासक के रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं रह जाता। एक बार जब शासक विचारों को शासक व्यक्तियों से अलग कर दिया जाता है और सबसे बढ़कर उत्पादन के तरीके के किसी दिए गए चरण से उत्पन्न होने वाले संबंधों से अलग कर दिया जाता है, और इस तरह ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि इतिहास हमेशा विचारों के प्रभाव में रहता है, तो इन विभिन्न विचारों से विचार, धारणा आदि को इतिहास में प्रमुख शक्ति के रूप में अलग करना बहुत आसान है, और इस प्रकार इन सभी अलग अलग विचारों और अवधारणाओं को इतिहास में विकसित हो रही अवधारणा की ओर से आत्मनिर्णय के रूपों के रूप में समझना आसान है। तब स्वाभाविक रूप से ये भी निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्यों के सभी संबंध मनुष्य की अवधारणा, मनुष्य के रूप में कल्पित मनुष्य के साथ मनुष्य से प्राप्त किए जा सकते हैं। ये सट्टा दार्शनिकों द्वारा किया गया है। हेगेल खुद गैस्ट्रिक्स फिलोसॉफी के अंत में स्वीकार करते हैं कि उन्होंने केवल अवधारणा की प्रगति पर विचार किया है और इतिहास में सच्ची थ्योडिसी का प्रतिनिधित्व किया है। पृष्ठ 446। अब हम फिर से अवधारणा के निर्माताओं, सिद्धांतकारों, विचारकों और दार्शनिकों के पास वापस जा सकते हैं, और फिर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दार्शनिक, विचारक हर समय इतिहास में प्रमुख रहे हैं। एक निष्कर्ष, जैसा कि हम देखते हैं, पहले ही हेगेल द्वारा व्यक्त किया गया है। इतिहास में आत्मा के आधिपत्य को साबित करने की पूरी चाल, स्टिनर इसे पदानुक्रम कहते हैं, इस प्रकार निम्नलिखित 3 प्रयासों तक सीमित है। सम 1, हमें अनुभवजन्य कारणों से, अनुभवजन्य परिस्थितियों में और अनुभवजन्य व्यक्तियों के रूप में शासन करने वालों के विचारों को इन वास्तविक शासकों से अलग करना होगा, और इस प्रकार इतिहास में विचारों या भ्रमों के शासन को पहचानना होगा। सम 2, विचारों के इस नियम में एक व्यवस्था लानी होगी, क्रमिक सत्तारूढ़ विचारों के बीच एक रहस्यमय संबंध साबित करना होगा, जिसे उन्हें अवधारणा की ओर से आत्मनिर्णय के कृत्यों के रूप में समझकर प्रबंधित किया जाता है। ये संभव है क्योंकि उनके अनुभवजन्य आधार के कारण ये विचार वास्तव में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और क्योंकि केवल विचारों के रूप में कल्पना की जाती है, वे आत्मभेद बन जाते हैं, विचार द्वारा किए गए भेद। सम 3, इस स्वनिर्धारण अवधारणा के रहस्यमय स्वरूप को हटाने के लिए इसे एक व्यक्ति आत्मा चेतना में बदल दिया गया है, या पूरी तरह से भौतिकवादी दिखने के लिए व्यक्तियों की एक श्रृंखला में जो इतिहास में अवधारणा का प्रतिनिधित्व करते हैं, विचारक, दार्शनिक, विचारक, जिन्हें फिर से इतिहास के निर्माता, संरक्षकों की परिषद के रूप में, शासकों के रूप में समझा जाता है। इस प्रकार भौतिकवादी तत्वों के पूरे समूह को इतिहास से हटा दिया गया है और अब सट्टा घोड़े को पूरी तरह से लगाम दी जा सकती है। जबकि आम जीवन में हर दुकानदार यह अच्छी तरह से पहचान लेता है कि कोई व्यक्ति क्या होने का दावा करता है और वह वास्तव में क्या है, हमारे इतिहासकारों ने अभी तक यह मामूली समझ भी हासिल नहीं की है। वे हर युग को उसके शब्दों पर ही ले लेते हैं और यह मान लेते हैं कि वह अपने बारे में जो कुछ भी कहता है और कल्पना करता है, वह सब सच है। जर्मनी में प्रचलित इस ऐतिहासिक पद्धति को, और विशेष रूप से इसके कारण को, सामान्य रूप से विचारकों के भ्रम के साथ इसके संबंध से समझा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए विधिवेताओं, राजनीतिज्ञों, उनके बीच व्यावहारिक राजनेताओं के भ्रम, इन लोगों के हठधर्मी स्वप्नों और विकृतियों से, यह उनके जीवन में व्यावहारिक स्थिति, उनके कार्य और श्रम विभाजन से पूरी तरह से आसानी से समझाया जा सकता है।